दोस्तों नमस्कार, मैं जितेश कुमार मीना इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स आज आपके सामने फिर से एक नर्सिंग की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सामने लेके आया हूँ। लेकिन उस वीडियो को चलाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल जीत ऑन ट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके राइट साइड में दिया हुए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे से आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज की वीडियो का टॉपिक है ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट प्रोटोकॉल्स। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइड में इमेज है, उसमें लिखा है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट्स के प्रोटोकॉल्स के कैसे ब्लड को चढ़ाया जाता है, ब्लड के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनके सभी प्रोटोकॉल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ब्लड के प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ पे एंड होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ्यूजन एंड द कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल्स फॉर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। रिक्वेस्ट फॉर ब्लड कंपोनेंट शुड बी मेड बाय अ कंसल्टेंट डॉक्टर। रिक्वेशन फॉर्म शुड बी कम्प्लीटली फिल्ड एंड साइंड बाय अ डॉक्टर। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले डॉक्टर्स डिसाइड करेगा कि इसको जिस पेशेंट्स को कितना यूनिट ब्लड चढ़ना है या फिर कौन सा ब्लड का कौन सा प्रोडक्ट चढ़ना है, या प्लाज्मा चढ़ना है या पीआरबीसी चढ़ना है, कितने यूनिट चढ़ना है वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। उसके बाद में ब्लड का रिक्वेजिशन फॉर्म भी जो है वो डॉक्टर ही भरेगा और उस पर डॉक्टर के साइन होना बहुत ज़रूरी है। तो और वो जो फॉर्म है वो डॉक्टर ही कंप्लीट करके आपको देगा। उसके बाद में क्या है प्रोटोकॉल, सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपको पेशेंट आइडेंटिफिकेशन करना है कि हम जिस पेशेंट को ब्लड चढ़ाएंगे क्या सही पेशेंट को ब्लड चढ़ाएंगे, क्योंकि उससे पहले पेशेंट का ब्लड का सैंपल लेना पड़ता है ताकि अपन ये जांच लें कि कौन सा इसका ब्लड ग्रुप है। कंपैटिबिलिटी टेस्ट कराना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ऑल कॉन्शियस पेशेंट्स मस्ट बी आइडेंटिफाई वर्बली बाय आस्किंग फॉर सरनेम। सभी कॉन्शियस पेशेंट्स को हमको वर्बली पूछना है, उसके सरनेम या उसके फुल नेम से पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ से पूछना है क्या हमारा पेशेंट करेक्ट है। इन पेशेंट मस्ट आल्सो बी आइडेंटिफाई फ्रॉम द पेशेंट्स आईडी रिस्ट बैंड विच मस्ट बी इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पेशेंट्स अगर कॉन्शियस नहीं है तो उसके हाथ में आईडी बैंड होगा। उस आईडी बैंड में पेशेंट्स का फुल नेम, एमआर नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ एंड सेक्स आपको मिलेगा, जिससे कि आप कंफर्म कर पाएंगे कि हम सही पेशेंट्स का ब्लड टेस्ट ले रहे हैं और सही पेशेंट को हम ब्लड जो है वो चढ़ाएंगे। द सैंपल ट्यूब मस्ट बी लेबल्ड इमीडिएटली आफ्टर द ब्लड सैंपल फॉर ABO एंड RH ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग हैज़ बीन टेकन एंड मस्ट अलाउ आल्सो शो द सरनेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, फुल हॉस्पिटल नंबर एंड डेट एंड be signed by the sampler. Sample labeling must be done at the patient's bedside. इसका क्या मतलब है कि सैंपल ट्यूब हमको इमिडिएटली लेबल करनी है, जिसमें कि हमको ABO एंड RH ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग लेनी है और उस पर पेशेंट्स का सरनेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और सेक्स और हॉस्पिटल का फुल नेम और डेट, उस दिन की डेट हमको डालनी है और अपने साइन डालने हैं जो कि सैंपल कलेक्ट करेगा। उसके बाद में सैम्पलिंग लेबलिंग जो भी होनी है वो पेशेंट्स के बेड साइड पे ही होनी है ताकि कोई भी रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन हम फॉलो ना कर पाएँ। इसके बाद में स्टोरेज कैसे हैं हम वो पढ़ लेते हैं। ब्लड इज स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर्स इन द ब्लड बैंक डेजिग्नेटेड फॉर द पर्पस विच कैन मेंटेन द टेम्परेचर एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस इन द ब्लड बैंक। ब्लड जो है वो रेफ्रिजरेटर्स स्टोर्ड होता है ब्लड बैंक्स में, जो कि 2 से 6 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद में थर्ड FFP शुड बी आल्सो बी प्लेस इन अ मॉनिटर रेफ्रिजरेटर एंड कैन बी स्टोर्ड अप टू 24 आवर्स आफ्टर थॉइंग। बेस्ट इन्फ्यूज बिफोर 6 आफ्टर थॉइंग। प्लेटलेट्स आर इन्फ्यूज एज सून एज रिसीव। थर्ड FFP का मतलब क्या है? FFP क्या है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा जो कि अगर आप रेफ्रिजरेटर से निकाल रहे हैं और वो स्टोर था तो उसको थॉइंग करने के बाद आप 6 घंटे के अंदर इसको थॉइंग करने के बाद चढ़ा सकते हैं। और प्लेटलेट्स कब चढ़ा सकते हैं? प्लेटलेट्स हम जैसे ही उस रिसीव होती है हमको ब्लड बैंक से, हम प्लेटलेट्स तुरंत उसको चढ़ा सकते हैं। अब ये तो थे कैसे स्टोरेज करते हैं ब्लड को, ब्लड कंपोनेंट्स को, प्रोडक्ट्स को। अब पढ़ते हैं कि प्रोसीजर क्या है। अब इनका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर फॉर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न।
फर्स्टली चलिए पढ़ते हैं। ऑब्टेन द ब्लड कंपोनेंट्स फ्रॉम द ब्लड बैंक। जो भी ब्लड या ब्लड कंपोनेंट्स हमारा ब्लड बैंक से आया है उसको हम ले लेते हैं। चेक द नंबर ऑफ यूनिट्स ब्रॉड। आपने जितना यूनिट मंगाया था, जस्ट लाइक 2 यूनिट 1 यूनिट जितना मंगाया था, क्या उतना ही यूनिट आया है। उसके बाद में ऑब्टेन अ क्रॉस मैच रिपोर्ट एंड इशू फॉर्म फ्रॉम द अटेंडेंट्स अलॉन्ग विद द ब्लड बैंक। नेवर एक्सेप्ट ब्लड विदाउट एन इशू फॉर्म फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ब्लड बैंक। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले आपको ब्लड बैंक से जो भी ब्लड आया है उसको लेना है, क्रॉस मैचिंग करना है। इशू फॉर्म जो होगा वो अटेंडेंट्स के साथ में रहेगा, जो कि ब्लड बैंक के साथ में था, वो आपको देखना है। और अगर आप इशू फॉर्म आपके साथ में नहीं है, जो कि ब्लड बैंक से नहीं आया है, तो आप भी रेस्पेक्टिव ब्लड बैंक से उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर उस पेशेंट को उस ब्लड को नहीं चढ़ाएंगे। उसके बाद में चेक द ब्लड बैंक स्टिकर फॉर पेशेंट्स नेम, एज, जेंडर, ABORH ऑफ पेशेंट्स, ABORH ऑफ ब्लड बैंक, बोथ शुड मैच। इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि ब्लड बैंक में एक स्टिकर आया होगा, उसमें सबसे पहले क्या मैच करेंगे, हमने जो पेशेंट्स के नाम से इशू किया है क्या वही है, क्या वही एज, जेंडर, ABORH ऑफ पेशेंट, ABORH ऑफ ब्लड बैंक क्या सेम है। दोनों को हम क्या करेंगे, क्रॉस मैच करेंगे। इसके बाद में हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, डेट ऑफ कलेक्शन क्या थी, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, टाइप ऑफ कंपोनेंट, ऑर्डर जो हमने किया था क्या वही आया है। एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स शुड वेरीफाई द रिकॉर्ड्स। अगर आप सिस्टर नर्स हैं, जूनियर हैं, तो कृपया अपने सीनियर से भी मैच करा लो। अगर वहाँ पे आप सीनियर हैं और अकेले हैं तो आप डॉक्टर से भी वेरीफाई करा सकते हैं। इट्स मीन्स आपको 2 लोगों से ये चीज़ वेरीफाई करानी है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। उसके बाद में चेक द क्रॉस मैच फॉर्म, इट शुड मैच द ब्लड बैंक स्टिकर। आपको क्या करना है, क्रॉस मैच करना है फॉर्म को, और वो जो ब्लड बैंक में स्टिकर चिपका है क्या उससे क्रॉस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में चेक ब्लड बैंक फॉर एनी लीकेज, एबनॉर्मल कलर्स, एक्सेसिव कलर्स और क्लाउडीनेस। आपको क्या चेक करना है कि ब्लड बैंक में कोई भी लीकेज नहीं है, एबनॉर्मल कलर नहीं है, या फिर एक्सेसिव क्लॉट्स वगैरह क्लाउडीनेस तो नहीं है। उसके बाद में रिमूव द ब्लड बैंक स्टिकर फ्रॉम द ब्लड बैंक एंड पेस्ट इट ऑन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकॉर्ड फॉर्म। जो भी BT का रिकॉर्ड फॉर्म होगा उसके पीछे साइड या फिर उसके आगे बॉक्स साइड में आपको ब्लड बैंक का स्टिकर पेस्ट करना है। स्टेपल द ब्लड क्रॉस मैच रिपोर्ट कम इशू फ्रॉम द बैक ऑफ द फाइल। या फिर आपके पास में ब्लड का जो क्रॉस मैच का रिपोर्ट है उसको आप पीछे फाइल के पीछे भी स्टेपल कर सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे, देन फिल द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकॉर्ड फॉर्म ऑन विच ब्लड बैग स्टिकर इज पेस्टेड। उसके बाद में जो भी ब्लड बैग स्टिकर पेस्टेड होगा आपका फॉर्म के पीछे, आप उस फॉर्म को भरेंगे। टेक अ पेशेंट्स कंसेंट ऑन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकॉर्ड फॉर्म आफ्टर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर, इंस्ट्रक्ट देम टू रिपोर्ट एनी सिम्टम ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले क्या करना है, आपको पेशेंट का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकॉर्ड फॉर्म में जगह दी हुई है। वहीं पे आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों जगह लिखा हुआ है, और साथ में अटेंडेंट कर सकता है वो अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो। नोट द पेशेंट्स वाइटल्स, ब्लड बैग टेम्परेचर शुड बी नियर रूम टेम्परेचर। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी ब्लड बैग का टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाना चाहिए, तभी आप पेशेंट को ब्लड बैग यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न चढ़ाओगे। उसके बाद में आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है कि पेशेंट्स के वाइटल्स आपको कब कब चेक करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको 20 गॉज की कैनुला लेना है। अगर आप उसको पेशेंट्स को कैनुला नहीं है तो आप 20 गॉज का कैनुला पेशेंट को लगाओगे, स्टाइल BT सेट लोगे, उसके बाद में आप ट्रांसफ्यूज़न स्टार्ट करोगे। उससे पहले ध्यान में क्या रखने वाली बात है कि असेप्टिक टेक्निक आप साथ ध्यान में रखने वाली बात है। अगर आप पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हो तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग इन गन एंड ग्लविंग आपको ध्यान रखनी है। अवॉइड नीडल प्रिक, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ब्लड बैग में कोई भी नीडल प्रिक नहीं करनी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद में जैसे कि मैंने बताया था टाइमिंग्स कैसे कैसे लेना है। फर्स्टली जब आप स्टार्ट करोगे तो फर्स्टली इनिशियल ट्रांसफ्यूज़न जब भी आप स्टार्ट करोगे तो 5 ड्रॉप्स पर मिनट से स्टार्ट करोगे। उसके बाद में आप ट्रांसफ्यूज़न रेट हाफ एन आवर के बाद बढ़ा सकते हो, जो कि 12 ड्रॉप्स पर मिनट होगी। फर्स्टली आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न चढ़ाने से पहले वाइटल्स लेने हैं जो कि 15 मिनट्स लोगे, जो कि प्री होंगे। उसके बाद में आप इनिशियल ट्रांसफ्यूज़न
वाइटल चेक करोगे जो कि जिस टाइम पे आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न चढ़ा रहे हो, उसके जस्ट 15 मिनट्स बाद यानी कि पोस्ट 15 मिनट्स बाद आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न वाइटल्स चेक करोगे। उसके हाफ एन आवर बाद करोगे, देन पर हावरली करोगे, देन हावरली करोगे 3 to 4 आवर्स, जब तक आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कंप्लीट नहीं हो जाता। लेकिन मस्ट भी आपका 3 to 4 आवर्स में आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में आप सेम रेट को मेंटेन करके चलोगे। चेक वाइटल्स है रेगुलर इंटरवल्स टिल ट्रांसफ्यूज़न कंप्लीट, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन इन इमरजेंसी केसेस फास्ट ट्रांसफ्यूज़न मे बी गिवन बट ओनली आफ्टर कंसल्टेंट्स ऑर्डर। लेकिन अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको ट्रांसफ्यूज़न जल्दी चढ़ाने को बोला है तो आपके डॉक्टर के कंसल्टेंट्स के ऑर्डर के बिना आप उसको ट्रांसफ्यूज़न रेट नहीं बढ़ा सकते हैं। Make sure that the platelets plasma transfusion should be started immediately and whole blood packed cells are administered within 30 minutes of removing it from blood bank refrigerator। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जैसी प्लेटलेट्स प्लाज्मा आपको इमिडिएटली स्टार्ट करना है और जो होल ब्लड पैक सेल्स है वो आपको 30 मिनट्स के बाद में चढ़ा देना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो कि लिखा हुआ कि अगर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कंप्लीट हो गया है तो आप क्या करोगे लास्ट में कि उसको इमीडिएटली ट्रांसफ्यूज़न के बाद उसको निकालोगे नहीं वहाँ से। आप क्या करोगे 30 मिनट्स बाद क्या आपको वाइटल्स लेने। देन अगर कोई भी रिएक्शन आपको लगती है देन ब्लड बैंक से कांटेक्ट करना है। ब्लड बैंक में वो वापस से वो ब्लड बैग जो है भिजवा देना है, इसलिए आपको इमीडिएटली वो वहाँ से नहीं हटाना पीटी के बाद। The administration time for platelet plasma should be 15 to 20 minutes and for whole blood pack cells should be 4 to 4.5 hours to avoid risk of bacterial contamination। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको प्लेटलेट्स या प्लाज्मा 15 to 20 मिनट्स के अंदर ख़त्म कर देना है, फिनिश कर देना है। और अगर होल ब्लड पैक सेल्स है तो वो आपको 4 या 4.5 आवर्स में ख़त्म कर देना है। क्यों? ताकि बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन से बचा जा सके। उसके बाद में ड्यूरिंग द प्रोसेस विज द पेशेंट केयरफुली फॉर ऑनसेट ऑफ एनी रिएक्शंस। आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस पेशेंट्स को केयरफुली वॉच करना है कि उसको कोई भी रिएक्शन तो नहीं हो रहे। जिस लाइक आपको फॉलोइंग पॉइंट्स क्या क्या याद रखने, रेट एंड फ्लो ऑफ ट्रांसफ्यूजन, साइन ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड, यूरिनरी आउटपुट, कीप द पेशेंट वार्म एंड कंफर्टेबल, रिकॉर्ड ऑन द बीटी रिपोर्ट विद द डेट एंड टाइम बाय द नर्सिंग स्टाफ, द अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आफ्टर कंप्लीशन पेशेंट शुड बी केप्ट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, चेक वाइटल फॉर नेक्स्ट हाफ एन 1 आवर। जैसे कि मैंने आपको बताया था बीटी ख़त्म होने के बाद आप हाफ एन आवर या 1 आवर वेट करोगे ताकि कोई रिएक्शन अगर ना हो उससे आपको पता चल जाए। उसके बाद में ध्यान में एक और चीज़ बात है, अगर आप मान के चलिए 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने कर दिया है और 2nd यूनिट भी आपने ट्रांसफ्यूजन कर दिया, लेकिन आपको 3rd यूनिट भी ट्रांसफ्यूजन करना है तो 2nd यूनिट के बाद में आप क्या करोगे, ब्लड ट्यूबिंग चेंज कर दोगे। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की जो ट्यूब होती है उसे चेंज कर दोगे ताकि बैक्टीरियल कंटामिनेशन से बचा जा चुके। इफ़ इवोल्यूशन फॉर प्लेटलेट काउंट इज़ रिक्वायर्ड पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न देन इट मे बी डन आफ्टर 1 आवर ऑफ ट्रांसफ्यूज़न। अगर आपको प्लेटलेट काउंट लेनी है तो आप उसके ट्रांसफ्यूज़न के 1 आवर बाद उसका सैंपल लेंगे ताकि प्लेटलेट काउंट चेक कराने के लिए, ताकि आप उसकी करेक्ट रीडिंग आ चुके हैं। डिस्पोज ऑफ यूज मटेरियल प्रॉपर्ली एज पर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल रूल्स। आपको ट्रांसफ्यूज़न के बाद में आपको बायोमेडिकल वेस्ट रूल जो कि 2016 का रूल है उसके हिसाब से आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपको करना है। कौन से बिन में कौन सा चीज़ जाएगा वो आपको ध्यान में रखते हुए उसको डिस्कार्ड या सेग्रीगेशन करना है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली इन पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग पेशेंट्स असेसमेंट फाइंडिंग्स एंड टॉलरेंस टू प्रोसीजर। डॉक्यूमेंट आपको करना है, आपके नर्सिस नोट्स में भी लिखना है कि आपने कितना ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, वो सारा आपके नर्सिंग नोट्स में भी रहना चाहिए। और ऑल एडवर्स ब्लड रिएक्शन शुड बी रिपोर्टेड टू द कंसर्न ब्लड बैंक। इफ आपका कोई भी कोई भी ब्लड बैंक से आपका ब्लड आया है, चाहे वो रोटरी ब्लड बैंक हो चाहे कोई भी हो, अगर वहाँ से आया कोई भी रिएक्शन अकर होता है तो आपको कंसर्न ब्लड बैंक में वापस से ब्लड बैग भिजवाना है रिएक्शन फॉर्म भर के, और रिएक्शन फॉर्म शुड बी ड्यूली कंप्लीटेड एंड सेंड टू द रिस्पेक्टिव ब्लड बैंक। अब स्टोरेज प्रोसेस क्या क्या थी, होल ब्लड को 35 डेज तक 4 डिग्री सेल्सियस पे रख सकते हैं। रेयर सेल कॉन्सेंट्रेट को 35 डेज तक 4 डिग्री सेल्सियस पे रख सकते हैं। प्लेटलेट को 3 डेज तक 22 डिग्री सेल्सियस से रख सकते हैं। या FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को 1 ईयर तक -30 डिग्री सेल्सियस पे स्टोरेज करके रख सकते हैं।
ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, मान के चलिए इमीडिएट रिएक्शंस क्या होंगे, डिलेड रिएक्शंस क्या होंगे। अब हम पढ़ लेते हैं। इमीडिएट में माइल्ड रिएक्शंस क्या होंगे, आपको इचिंग हो सकती है, अर्टिकेरिया हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं। मॉडरेट में आपको क्या होगा, फ्लशिंग हो सकती है, अर्टिकेरिया होगा, राइगर होगा, फीवर भी आ सकता है, टैकीकार्डिया भी आ सकता है, आपको पल्स रेट भी बढ़ सकती है। के साथ में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस कैटेगरी 3 में क्या हो सकता है, आपको फीवर आएगा, रेस्टलेसनेस भी हो सकती है, आपको हाइपोटेंशन भी होगा, टैकीकार्डिया भी हो सकता है, या फिर आपका जो यूरिन है वो यूरिन पास करते समय रेड यूरिन भी आ सकता है, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनूरिया। उसके बाद में आपको अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग भी हो सकती है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में। इनके बाद में अगर कोई भी इन केस ऑफ ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन होता है, कोई भी ब्लड चढ़ाने के बाद या ब्लड चढ़ाने के दौरान कोई भी आपको ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन होता है, तो उस समय आपको इमीडिएटली क्या करना है, फर्स्टली आपको स्टॉप कर देना है, स्टॉप ट्रांसफ्यूज़न इमीडिएटली एंड इन्फॉर्म डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद में आपको वाइटल्स चेक करने हैं, और उसको जैसे ही डॉक्टर्स कोई मेडिकेशन ऑर्डर करता है वो आपको इमीडिएटली दे देना है। रिटर्न ब्लड एंड विद ब्लड सेट टू ब्लड बैंक, रिस्पेक्टिव ब्लड बैंक में आपको वापस से रिक्वेस्ट वो रिएक्शन फॉर्म भर के वापस भेज देना है। पेशेंट फ्रेश पोस्ट ट्रांसफ्यूजन ब्लड सैंपल प्लेन और ईडीटी ट्यूब में आपको फ्रेश सैंपल लेना है, उसको भी आपको लैब में भिजवाना है। यूरिन सैंपल भी आपको लैब में भिजवाना है, और उसके साथ में एडवर्स ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन रिपोर्ट भी आपको कम्प्लीटली भर के पेशेंट की इन्फॉर्मेशन के साथ में, ब्लड बैंक की इन्फॉर्मेशन के साथ में, साइन एंड सिम्टम के साथ में, ट्रांसफ्यूज़न रिकॉर्ड्स के साथ में आपको वो भी वहाँ पे भिजवाना है। देन रिपोर्ट द ब्लड बैंक डॉक्टर इंचार्ज ऑफ द ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन ऑन फोन, आप फ़ोन पे भी बता सकते हैं, और सेंड द एडवर्स ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रिपोर्ट टू द रेस्पेक्टिव ब्लड बैंक। आप एडवर्स ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रिपोर्ट भी रेस्पेक्टिव ट्रांसफ्यूजन ब्लड बैंक में आप पहुंचा सकते हैं, ताकि हमें पता चले या उनको पता चले क्या आपको रिएक्शंस हो रहे थे पेशेंट्स के आपको, और उस समय आपने ब्लड सैंपल भेजा तो क्या दिक्कत हुई थी वो आपको पता चल सके। उसके बाद में अगर आपको पूरी वीडियो के दौरान कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, कोई भी एनी क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो भी आपके क्वेश्चंस है वो कमेंट करिए, कितने भी हो, मैं आपका उसको रेगुलरली रिप्लाई करूँगा। जो भी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा वो आप मुझे बताइए। बाकी का मेरी ये शानदार वीडियोस ऐसे ही लगातार आती रहेंगी, तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि कोई भी नर्सिंग स्टाफ हो या फिर कोई भी डॉक्टर्स हो जो कि इस वीडियो को देख रहा है वो मेरी आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाए। थैंक यू।